कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन यूनबॉम से होती है, जो अभी अपने क्लास में पढ़ा रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पे एक लेडी आती है और बिना कोई देरी की एक जोरदार तमाचा यून के गाल पे चढ़ देती है। अगले ही पल यून की आंखें खुलती है। ये कोई हकीकत नहीं बल्कि एक सपना था या फिर बीता हुआ। थोड़ी देर बाद हमेशा की तरह यून तैयार होकर अपने घर से निकल जाती है। रास्ते में उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि उसके ही साथ पढ़ाने वाले क्लास टीचर्स थे, जो उसको लेकर ही बातें कर रहे थे। यून इस स्कूल में ज़्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी, वो किसी से भी ढंग से बातें नहीं करती थी। हालांकि यह हकीकत नहीं था। इससे पहले वो सियोल में रहती थी, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, लोग उसे जानते थे। उसके साथ मिलना बैठना लोगों को पसंद था, पर यहाँ पे सब कुछ अलग था। यहाँ पे हमारी हीरोइन अपनी एक अलग ही दुनिया में रहती थी, जहाँ पर उसने खुद को पूरे तरीके से अकेले कर लिया था। थोड़ी देर बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचरों की नज़र कुछ बच्चों पे जाती है जो आपस में ही लड़े जा रहे थे। उन्हीं के बीच खड़ा एक लड़का जो कि लड़कियों का काफ़ी ज़्यादा अटेंशन अपनी तरफ खींच पा रहा था। टीचर्स को देखते ही अगले ही पल वो बच्चा सामने से आकर एक टीचर से कुछ बातें करने को बोलता है, जिसके बाद वो टीचर उस बच्चे को लेके दूसरे साइड चला जाता है। टीचर के जाने के बाद हमारी फीमेल लीड को बाकी सभी टीचर्स नमस्ते बोलते हैं, पर वो उनको कोई जवाब ना दिए बिना वहाँ से चली जाती है। वो इस स्कूल में ऐसे ही रहती थी, बिना ज़्यादा कुछ बोले अपना काम किए जाती थी। थोड़ी देर बाद सीन क्लासरूम में दिखाता है, जहाँ पे अभी काफ़ी सारे टीचर्स प्रिंसिपल के साथ कुछ बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ का मौसम बदल जाता है, क्योंकि बाहर अचानक से ही बर्फ गिरने लगी थी। जैसे ही एक टीचर की नज़र इस पर जाती है, वो चिल्लाती है, सभी डर जाते हैं। हमारी फीमेल लीड उस टीचर की ये हालत देख खुद भी खिड़की के पास आकर देखती है, तो अगले ही पल वो खिड़की से देख सकती थी कि दूर से एक नौजवान तेजी से स्कूल की तरफ आता है। थोड़ी देर बाद उसी क्लासरूम में सभी टीचर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं, हमारा मेल लीड खड़ा था। इस कहानी में हमारे मेल लीड का कैरेक्टर थोड़ा डरावना टाइप का है। अभी जैसे उस क्लासरूम की हालत थी, जैसे टीचर्स अभी उसको देख के डरे हुए थे, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा दबदबा वाला था, ऐसे जैसे कि वो कोई गैंगस्टर था। मेल लीड को देख के सभी टीचर डरे हुए थे और बात उनके डरने लायक भी थी। हमारा मेल लीड यहाँ पे अब भतीजे के लिए आया था, जिसके साथ टीचरों ने मिलकर नाइंसाफ़ी की थी। उसे अवार्ड देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो बिना माँ बाप का बच्चा था। यहाँ पे हमारा मेल लीड टीचरों से झगड़ा करते हुए उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वो अनाथ नहीं, उस लड़के का वो अंकल है। टीचर्स मेल लीड से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। वहीं मेल लीड सभी को डराए धमकाए जा रहा था कि अगले ही पल उसकी नज़र उस लड़की पर जाती है। हमारी फीमेल लीड उस डरावने शख्स को देख के काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, जिसकी वजह से अभी सारे टीचर्स परेशान थे। उस इंसान को यूँ खुद की तरफ आते देख हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी उसके पास आके उसे खूबसूरत बोल देता है। बहुत मुश्किल से मेल लीड वहाँ से जाता है। दूसरी तरफ जिस लड़के की वजह से इतना सारा तमाशा हुआ था, वो अभी स्कूल की कैंटीन साइड में एक लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में था, जहाँ पे वो लड़की उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। हालांकि यह सब देखकर उसके साथ ही उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। इससे उस लड़के को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो अपने दोस्तों से यह सुनता है कि उसके अंकल स्कूल में हैं और उन्होंने इतना सारा तमाशा किया है, वो दौड़ते भागते सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने अंकल को रोकने के लिए भागता है। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड के आतंक से सभी टीचर्स डरे हुए थे। बहुत मुश्किल से हमारा मेन लीड वहाँ से जाता है। उसके जाने के बाद सभी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहे थे कि अगले ही पल वो लड़का जिसके अंकल आके अभी इतना सारा तमाशा किए हुए थे, वो वहाँ पे आता है। उसको देख के सभी टीचर उसे गुस्से में डांटते हैं, लेकिन हमारी फीमेल लीड ऐसा कुछ भी नहीं करती है। वो उस लड़के को यह बोलते हुए कि सब कुछ ठीक है,
वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। थोड़ी देर बाद क्लास के सारे टीचर्स अभी उसी बारे में बात कर रहे थे जो घटना थोड़ी देर पहले हुआ था। कैसे वो डरावना इंसान जो उनके ही स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़की का अंकल था, वो असल में बाहरी दुनिया में भी एक डरावना इंसान था। उसके बारे में बोलते हुए सभी टीचर्स अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। हालांकि हमारी फीमेल लीड को इस पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उन टीचर्स की कहानी काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। थोड़ी देर बाद हमारी फीमेल लीड अपने दिन भर का काम खत्म करते हुए जा रही थी। हमारी फीमेल लीड इस कहानी में खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेले किए हुए है। जब वो अपने घर के पास जाती है तो अगले ही अपने घर की चाबी का इस्तेमाल कर गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देता और वो चाबी बिल्कुल भी काम नहीं करता। इससे फ्रस्ट्रेट हुई हमारी फीमेल लीड गुस्से में उस चाबी को फेंकते हुए खुद में काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है। ऐसे लग रहा था जैसे हमारी फीमेल लीड अभी खुद में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अकेले सुनसान सड़कों पर चलते हुए हमारी फीमेल लीड अपनी किस्मत, अपने जीवन को कोसते हुए आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी अचानक से सड़क के किनारे लगे लाइट्स अपने आप कम ज़्यादा होने लगती है। मौसम ऐसे लगता है कि एक अचानक से डरावना हो गया है। फीमेल लीड उस माहौल में काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि तभी उसे दूर से वही इंसान दिखता है जो कि कोई और नहीं, हमारा मेल लीड था। मेल लीड का कैरेक्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरावना दिखाया गया है। जब हमारी फीमेल लीड मेल लीड को दूर से देखती है तो वैसे सस्पेंस भरे इंसान को देख के वो तेज़ी से भागने लगती है और अगले ही पल उसे यह महसूस होता है जैसे मेल लीड उसे चाकू से मार रहा था। हालांकि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। मेल लीड तो उल्टा उसकी मदद के लिए आया था। हमारी फीमेल लीड हालांकि मेल लीड से बिल्कुल भी मदद नहीं लेना चाहती थी, लेकिन वो अपने ताकत के दम पे उसकी मदद करता है, जो कि फीमेल लीड को कहीं ना कहीं कुछ और ज़्यादा डरा देता है। थोड़ी देर बाद हमारा मेल लीड अपने घर पहुंचता है, जहां वो अपने भतीजे पे अपना प्यार उठाते हुए उसके लिए उसका फेवरेट फूड लेके गया था। वहीं वो अपने किए गए कारनामों को अपनी भतीजी और उसके दोस्त के सामने गिनाया जा रहा था। उसकी बातें सुन के उसका दोस्त और उसका भतीजा दोनों काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड महसूस करते हैं, क्योंकि वह कहानी वो आज पहली बार नहीं सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारा मेल लीड घर से बाहर चौराहे पे घूम रहा था कि अगले ही पल उसे यह अंदाज़ा होता है कि आज मौसम थोड़ा बदला हुआ है, थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक, और उसे कुछ याद आने लगता है। ऐसा जैसे कि आज से पहले भी वो उस लड़की से मिल चुका है, जिसके बारे में सोच के उसके सामने एक अतीत की परछाई आती है, जिससे उसकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, जिसे सोचते हुए वो खुद में कुछ बोल के मुस्कुरा देता है। दूसरे दिन सभी बच्चों का रिजल्ट आया था। हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके क्लास में 3 बच्चों का मार्क्स सबसे ज़्यादा कम था और वो तीनों पहुँचे हुए लोग थे। एक तरफ जहाँ वो 2 जुड़वे भाई उस स्कूल में पढ़ा रही एक टीचर के बच्चे थे, वहीं वो लड़की जिसके पापा कुछ ज़्यादा ही पहुँचे हुए इंसान थे, और तीसरा वो लड़का जिसके अंकल एक गैंगस्टर थे, जिससे फीमेल लीड चाहकर भी नहीं मिलना चाहती थी। पर प्रिंसिपल का सख्त आदेश था कि उसे सभी बच्चे को पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें स्कूल में मिलना होगा। यह देखते हुए कि अभी उसे उस गैंगस्टर इंसान से मिलना है, बाकी सारे टीचर्स, प्रिंसिपल हमारी फीमेल लीड को काफ़ी ज़्यादा डराते हैं और कहीं ना कहीं उसे प्रोत्साहित भी करते हैं कि वो यह कर सकती है। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो सभी टीचर की बात मानते हुए हमारे मेल लीड को कॉल करती है। दूसरी तरफ हमारा मेल लीड आज काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहा था, इसीलिए वो अपने साथ काम करने वाले लोगों को एक कैंटीन में लेके गया था, जहाँ पे वो उन्हें खिला रहा था कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन बिना कोई देरी किए वो उठाता है तो ये हमारी फीमेल लीड का कॉल था। फीमेल लीड से बात करके यह सुनते ही कि उसको स्कूल में बुलाया गया है उसके भतीजे के बारे में बताने के लिए, हमारा मेल लीड तुरंत से तैयार हो जाता है। यह देखते हुए कि उसके बॉस जा रहे हैं, उसके साथ काम करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल हमारी फीमेल लीड जो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी वो हमारे मेल लीड को मना कर देती है, यह बोलते हुए कि क्यों ना वो इस मीटिंग को मंडे के दिन रखें। ना चाहते हुए भी हमारी फीमेल लीड को उस गैंगस्टर इंसान से मिलने के लिए तैयार होना पड़ता है। धीरे धीरे ये 2-3 दिन बीतते हैं। इस 2-3 दिन में हमारी फीमेल लीड आखिर कैसे उस इंसान से लड़े, कैसे उसकी बातों का जवाब दे, इसकी तैयारी में
दूसरे टीचर की मदद लेके अलग अलग तरीके इस्तेमाल करती है। जहाँ एक तरफ वो एक रेस्टोरेंट में जाके वहाँ एक आंटी से गलत शब्दों का इस्तेमाल करना सीखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ उस टीचर की मदद से वो एक पार्लर में जाती है जहाँ उसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाता है। यह सब उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन वो करती भी तो क्या, वो बिल्कुल भी मेल लीड से मिलने के लिए तैयार नहीं थी। और अंत में वो दिन आ भी जाता है जहाँ आज उसे उस गैंगस्टर इंसान से मिलना था जिससे वो मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। आज के दिन हमारी फीमेल लीड थोड़ा अलग दिखती है। हमेशा की तरह ब्लैक पहनने वाली लेडी आज दूसरे कलर में थी। उस कलर में उसको देखते हुए सारे बच्चे हैरान थे। वो उससे सवाल करते हैं तो वो सभी को यह बोलते हुए कि वो अपने जीवन में बदलाव के लिए तैयार है, सबको मुस्कुरा के जवाब दे देती है। थोड़ी देर बाद अभी स्कूल की छुट्टी हुई ही थी कि हमारी फीमेल लीड देख सकती थी कि स्कूल के सारे टीचर्स वहाँ से तेजी से भागने लगे थे। बच्चे के पहले तो आज स्कूल से सारे टीचर ही गायब हो गए थे। यह देखते हुए हमारी फीमेल लीड सभी को रोकने की कोशिश करती है, लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, क्योंकि आज उसके क्लास के बच्चे का अंकल जो कि एक गैंगस्टर था और हमारे स्टोरी का मेन लीड वो मिलने के लिए आने वाला था। कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत देर खुद में कसमकस करते हुए हमारी फीमेल लीड अपने क्लास में बैठे हुए खुद के बालों को ठीक करती है। कभी योगा का कोई आसन करने लगती है, ऐसे जैसे कि वो खुद को तैयार कर रही थी। दूसरी तरफ एक बिल्डिंग में एक वकील अपने कर्मचारी से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलते हुए उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करने के लिए बोल रहा था जिसने उसको स्कूल में रैगिंग किया था, और ये कोई और नहीं हमारा मेन लीड था। हालांकि अभी तक हमारे मेन लीड के पास पहुंच नहीं पाए थे, उसके बारे में बस जानकारियाँ निकाल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में मेन लीड का दबदबा कुछ ज़्यादा ही था। वो स्कूल में जब आता है तो उसके पैरों के जूते से कई सारे सामान गिरने लगते हैं, ऐसे जैसे कि पता नहीं उसने पैरों में क्या पहन रखा है। स्कूल में आने की वजह से चारों तरफ सामान टूटने फूटने लगती हैं। वहीं थोड़ी देर बाद हमारी फीमेल लीड हमारे मेल लीड से दूरी बना के बैठना चाहती थी, लेकिन फिर भी हमारा मेल लीड उसके लिए तैयार नहीं होता। और अगले ही पल जब वो उसके दूरी बनाने की कोशिश करती है, यून संजय एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे कि तभी अचानक से संजय बोमा बोलता है। बोमा संजय के मुंह से यह सुन यून उसे घूरते हुए देखती है तो अगले ही पल संजय मुस्कुराते चेहरे के साथ बोलता है, तुम्हारा नाम है ही इतना अजीब, और भला मैं क्या बोलूं। यून संजय की यह बात सुन बिल्कुल भी नाराज नहीं होती और वो मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ हॉन्यूल अपने घर के लिए निकला था कि तभी अचानक से रास्ते में उसकी मुलाकात सेजल से हो जाती है। सेजल उसका रास्ता रोक रही थी। यह देख हॉन्यूल उससे सवाल करता है तो अगले ही पल सेजल हॉन्यूल से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। ये वही गलती था जिसमें सेजल ने हॉन्यूल के पेरेंट्स को लेके बोली थी। सेजल की यह बात सुन हॉन्यूल ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और तुरंत से उसका मोबाइल मांगता है। बिना कोई देरी किए सेजल मोबाइल भी देती है, जिस पे हॉन्यूल अपना फ़ोन नंबर दे वापस से उसे सेजल को थमाते हुए बोलता है, अगली बार मुझसे कुछ बात करना हो तो डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर लेना। यह बोल बिना कोई देरी किए हॉन्यूल वहाँ से चला जाता है। हॉन्यूल की यह हरकत देख सेजल थोड़ा गुस्से में अपना पैर को पटकते हुए बोलती है, ये लड़का कुछ ज़्यादा ही तेज बनने की कोशिश कर रहा है, और बिना कोई देरी किए हॉन्यूल का नंबर शैतान हॉन्यूल के नाम से अपने मोबाइल में सेव कर लेती है। दूसरे दिन अभी क्लासरूम में यून अपना क्लास ले रही थी। वहीं पीछे बैठे बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे देखने में दिक्कत हो रही थी। इसके पीछे की वजह संजय का दिया वो बड़ा सा गमला था जो कि अभी यून के ही क्लास में रखा था। वो गमला इतना बड़ा था कि उसकी वजह से पीछे बैठे बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे देखने में दिक्कत हो रही थी। इसकी कंप्लेन कुछ बच्चे यून से करते हैं। यून जो पहले ही उस गमले के ऊपर संजय का नाम देख के काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, उसके लिए यह एक अच्छा मौका था। बिना कोई देरी किए वो दूसरे क्लास टीचर्स की मदद लेते हुए अगले ही पल उस गमले को अपनी क्लास से बाहर निकलवा थोड़ी देर बाद उसे स्कूल के गेट से बाहर निकलवाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ संजय का मूड आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। वो भी अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए खुद में गुनगुनाए जा रहा था कि तभी अचानक से उसकी नज़र स्कूल से निकल रहे टीचर्स पे जाती है
जो उसका दिया गमला ही अभी 4-5 लोग एक साथ मिलकर उठा के बाहर निकाल रहे थे। संजय जो कि गाड़ी में यह बैठे देख रहा था, वो बिना कोई देरी की अगले ही पल अपनी गाड़ी स्कूल के गेट के पास रोकता है। टीचर्स जहाँ संजय को देख के यहाँ हैरान थे, वहीं यून सामने आके संजय से बोलती है कि उसका दिया यह गमला कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, जिससे उसके क्लास के बच्चों को डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है। वो इसे अपने क्लास में नहीं रख सकती। यून की यह बात सुन संजय थोड़ा नाराज दिखता है, लेकिन अगले ही पल वो कुछ सोचते हुए एक ही हाथ से उठा के उस गमले को अपनी गाड़ी के पीछे डाल देता है। जहाँ उस गमले को उठाने में 4-5 टीचर लग रहे थे, वहाँ संजय ने अकेले ही उस गमले को उठा के अपनी गाड़ी में डाल दिया और बिना कोई देरी की यून को अपने साथ बैठने के लिए बोलता है। यून इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे संजय की बात माननी पड़ती है। थोड़ी देर बाद अभी वो संजय की गाड़ी में बैठे हुए थी। हालांकि यून जो कि संजय के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती थी, वो अभी संजय की गाड़ी में बैठे हुए बार बार संजय के फिजिक्स को देख रही थी। ना चाहते हुए भी उसका ध्यान संजय के डोले सोले उसकी ये हैंडसम पर्सनालिटी के ऊपर जा रही थी। संजय जो कि अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, वो अचानक से कुछ सोचते हुए यून की तरफ देखता है, तो अगले ही पल यह देखते हुए कि यून उसकी तरफ देख रही है, संजय के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो शरारती अंदाज में यून से बोलता है, क्या तुम मुझे पहचान गई? क्या मैं आपको पहचान गई? भला हम मिले ही कब? ये इंसान क्या बोल रहा है? संजय की यह बातें सुन यून चौंकते हुए जवाब देती है और अगले ही पल खुद में सोचने लगती है, क्या वो संजय से पहले मिली थी? नहीं, उसका नाता अंडरवर्ल्ड से बिल्कुल नहीं था। क्या ऐसा है कि उसने संजय को कभी फिरौती के लिए रखा हो, लेकिन वो फिरौती भला किससे मांगेगी? तो क्या यह पॉसिबल है कि उसने संजय से कभी पैसे लिए थे, या फिर ऐसा है कि उसका कभी किडनैप हुआ हो और संजय उसमें किडनैपर हो? यून अपनी ख्याली पुलाव पकाने लगती है। यह देख संजय मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे मैं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं कि तुम अभी सीधा सोचने लगो। टाइम आने दो, सब कुछ तुम्हें ध्यान आ जाएगा। क्या मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ? बिल्कुल नहीं। हालांकि यून पूरे समय अभी संजय के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन वो इस बात को तुरंत से ही नकार देती है। थोड़ी देर बाद संजय का गाड़ी रुकता है और ये कहीं और नहीं, यून के घर के पास थे। यून अपने घर पे आई थी, यह उसे देख के हैरानी होती है। हालांकि संजय उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता और बिना कोई देरी किए उस गमले को उठा के सीधा से घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद यून की छत के ऊपर संजय उस गमले को रखते हुए सामने की खूबसूरत नज़ारे को देख के बोलता है, अब यह गमला अपने सही जगह पे आया है। वैसे यह नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। जहाँ एक तरफ संजय उस घर के आगे के खूबसूरत नज़ारे को देखने में लगा था, वहीं यून संजय को मानना पड़ेगा, आज सुबह से संजय से जितनी बार भी यून टकराई थी, वो उसे चेकआउट करने में ही लगी थी। वो यह देखने में कि भला इस इंसान की पर्सनालिटी कैसी है और यह इतना हैंडसम कैसे है, इसमें ही खोई हुई थी। हालांकि इसके लिए वो बार बार खुद को कंट्रोल कर रही थी, अपने इरादे को मना कर रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी नहीं कर पा रही थी। वहीं संजय जब यून को खुद की तरफ एक बार फिर से देखता है, तो तुरंत से उसके पास आ मजाकिया अंदाज में बोलता है, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगे? क्या कॉफ़ी नहीं? क्या तो तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे नहीं जाना चाहती? यून जो कि संजय के ही ख्वाबों में खोई थी, वो उस इंसान से खुद को कॉफ़ी पे पूछने के लिए सुन पहले तो चौंक जाती है और तुरंत से मना कर देती है। लेकिन जैसे ही उसे अंदाज़ा होता है कि अगर उसने आज संजय को मना किया तो उसे फिर से इस इंसान के साथ दूसरी बार मीटिंग करना होगा, जो कि यून बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसीलिए वो दोबारा से सोच के बोलती है, ठीक है, हम क्यों ना आज ही कॉफ़ी पे चले। यून की यह बात सुन संजय उसे पहले देख के घूरता है और अगले ही पल मुस्कुराते हुए बोलता है, ऐसा लग रहा है तुम मेरे साथ कॉफ़ी डेट पे जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो। क्या मैं एक्साइटेड? हाँ, और नहीं तो क्या, पगली कहेंगे। संजय यून को यह बोल के वहाँ से चला जाता है। वो कहाँ गया था यह यून को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अभी जो कुछ भी हो रहा था उससे यून काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लग रही थी। हालांकि कुछ चीज़ें वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उससे हो रहा था। संजय के यादों में खोई यून अभी खुद में ही बड़बड़ा रहे थे कि अगले ही पल उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन के स्क्रीन पे शो हो रहे नाम को बिना
देखिए यून उससे उठा के बोलती है, हेलो कौन बोल रहा है। तो दूसरी तरफ से अपने डैड की यह बात सुन, जो कि उसका हालचाल पूछ के खुद के साथ मिलने के लिए बोल रहे थे, यून की आंखों से आंसू गिरने लगता है। ऐसा लग रहा था उसके डैड के साथ उसकी यादें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और जिसके बाद यून उस फोन कॉल को समाप्त कर देती है। थोड़ी देर बाद अभी संजय अपने हाथ में कॉफ़ी लिए सामने से आया था कि तभी उसकी नज़र यून पे जाती है। यून की आंखों में आंसू देख पहले तो संजय को थोड़ा गुस्सा आता है, पर अगले ही पल खुद को वो थोड़ा शांत करते हुए बोलता है, तुम रो रही हो, भला क्यों, क्या हुआ। यून बिल्कुल भी संजय के बातों का जवाब नहीं देती। यह देख संजय अपने हाथ में लिए उस कॉफ़ी को यून को थमाते हुए बिना कोई देरी किए अपने पॉकेट से लौटी चौको पाई निकाल उसे यून के तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, उदास मत हो, उदासी के समय हमें मीठा खाना चाहिए, ये लो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। यून संजय की यह बात सुन उसे घूरती है। शायद से अब उसे कुछ याद आ रहा था। यह डायलॉग उसने आज पहली बार नहीं सुने थे। आज से पहले वो ये डायलॉग किसी और के मुंह से सुन चुकी थी। तो क्या वो संजय से पहले मिली है। दूसरे साइड हमें यून के साथ पढ़ाने वाली उस टीचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी वो उसी वकील के साथ बैठी थी जो संजय के बारे में पता करने में लगा था। हालांकि यून के साथ पढ़ाने वाली वो टीचर अभी उस वकील से अपने किसी खास को ढूंढने के बारे में बातें कर रही थी, जो कि कोई और नहीं, उनकी खुद की बेटी थी। वहीं वो वकील ऐसा लग रहा था कि उस टीचर का फैन बॉय था। हालांकि हमें अभी यह जानकारी मिली कि वो टीचर बल्कि एक नॉर्मल टीचर दिखने में लग रही थी। वो अपने ज़माने में एक अच्छी खासी सेलिब्रिटी औहदा के साथ जिंदगी जी थी, जिनकी बेटी किसी कारणवश उनसे दूर हो गई थी। इसीलिए अभी वो उसके बारे में उस वकील को ढूंढने के लिए बोलती है, और अगर वो उसके बारे में पता नहीं लगा पाया तो वो उसको अपने फ़ैन क्लब के एडमिन से हटाने की बातें करती है, जिससे जान वकील काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन के पास, जहाँ पे अभी संजय को एक केस के सिलसिले में बुलाया गया था। संजय पुलिस वालों के साथ बिल्कुल चिल तरीके से बात कर उन्हें अपने ही बात में फंसाते हुए अगले ही पल उन्हें लौटी चौको पाई खाने के लिए देकर वहां से निकल जाता है। यून जो कि अभी लाइब्रेरी से वापस आ रही थी, वो पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर संजय को यूं अपने साथियों के साथ मजे से टोफू खाते देख थोड़ा चौंक जाती है। ये इंसान भला इतना बड़ा खवक्कर कैसे है, कभी भी कुछ भी खाते रहता है। यूं संजय को देखकर छिपते छिपाते बहुत मुश्किल से वहां से भागती है। यून को दरअसल एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो क्लास में दूसरे टीचर ले रहे थे वो उन्होंने यून को दे दिया था, क्योंकि वो एक्टिविटी वो ज़्यादा काम होने की वजह से नहीं कर पा रहे थे। वहीं उस एक्टिविटी के दौरान क्लास के सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग महसूस करते हैं। कुछ बच्चे यून को उन्हें आउटसाइड जाके इस प्रोजेक्ट के बारे में दिखाने के लिए बोलते हैं, जिससे यून बिल्कुल मना कर देती है। यह देख बच्चे यून को ताना मारने लगते हैं कि वो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही है, वो बल्कि अपना ड्यूटी निभा रही है। यह देख तुरंत से यून थोड़ा अपने आप को ठीक करते हुए उन बच्चों से बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उनके साथ जो भी बेहतर उनके फ्यूचर के लिए होगा वो करेगी। वो उन्हें किसी सोलर प्रोजेक्ट को दिखाने जरूर लेके जाएगी। यून का यह बोलना ही था कि बिना कोई देरी किए यून खड़ा हो यून को अपने अंकल के सोलर प्लांट सिस्टम के पास चलने के लिए बोलता है। संजय के सोलर प्लांट सिस्टम के पास बिल्कुल नहीं, यून तुरंत से उसको मना कर देती है। दूसरे तरफ संजय के सोलर प्लांट फैक्ट्री के पास, जहाँ एक तरफ बाकी वर्कर्स 3-4 मिलकर उस प्रोजेक्ट में अपना काम कर रहे थे, वो अकेले संजय उन 4 लोगों के बराबरी का काम कर रहा था। संजय अपने काम में लगा था कि तभी अचानक से यून के क्लास में बैठे उन लड़कों में से एक लड़के का उसको कॉल आता है, जो कि संजय के साथ उसकी टीम में था। और वो बिना कोई देरी किए यून जो कुछ भी आज क्लास में बोले हुए थी, जो कुछ भी हुआ था, वो सब कुछ संजय से बता देता है। क्लास खत्म होने के बाद यून अपने स्कूल से बाहर निकलती है कि तभी अचानक से उसकी टकराव संजय से हो जाती है। संजय से एक बार फिर मिलकर यून को पहले तो थोड़ी इरिटेशन होता है, लेकिन अगले ही पल संजय उससे अपनी हाल चाल बताते हुए बोलता है कि आखिर वो उसके सोलर प्लांट कंपनी को देखने के लिए क्यों नहीं आती,
तो यून यह बोलते हुए कि नहीं वो कोई दूसरा देख लेंगे, संजय तुरंत से उसे मना करके बोलता है कि उसके स्कूल के पास में उसका ही सोलर प्रोजेक्ट सबसे पास है, अगर वो चाहे तो वो उसे दिखा सकती है। हालांकि यून इसके लिए तैयार नहीं थी। यह देख संजय यून से बोलता है कि यह उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें वो अपने भतीजे को यह दिखा सकता है कि उसका अंकल उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, उसका अंकल उसके लिए कितनी बड़ी कंपनी खड़ा करने में लगा है। संजय की यह बात सुन यून थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन अगले ही पल इस शर्त के साथ कि वो अकेले नहीं जाएगी, उसके साथ हॉर्न्यूल भी जाएगा, यून संजय को हाँ करती है। तो दूसरी तरफ रात का सीन हमें सेजल के घर का दिखाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे उसके मार्क्स से। सेजल अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी बातचीत नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए वो चुपचाप से अपना खाना छोड़ अपने रूम में जाके रोने लगती है। वहीं हॉर्न्यूल के अंकल आज हॉर्न्यूल को बताते हैं कि कल उन्हें उसके साथ उनकी कंपनी में चलना है। हॉर्न्यूल इसको सुन के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो अपने अंकल को यह बताता है कि उनकी मैम यून, जो कि अभी उनका क्लास ले रही है, वो बिल्कुल भी उनका साथ नहीं देती, क्योंकि वो अपने दूसरे स्कूल सियोल जाने वाली है। क्या सियोल? हॉर्न्यूल से यह सुन के संजय को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ देखी जा सकती थी। दूसरी सुबह आज हॉर्न्यूल और उसके अंकल के साथ यून को पावर प्लांट कंपनी में जाना था। जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तो उसकी नज़र संजय के ऊपर जाती है, जो अभी उसके गेट के पास ही खड़ा था। संजय को यूँ देख यून उससे हॉर्न्यूल के बारे में बोलती है, जिसके बारे में सुन तुरंत से हॉर्न्यूल गाड़ी से बाहर निकल यून को गुड मॉर्निंग करता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था कि अगले ही पल हॉर्न्यूल का फ़ोन बजता है। यह फ़ोन किसी और का नहीं, सेजल का था। सेजल से यह सुनते हुए कि वो उसकी वजह से यह अपना घर छोड़ के जा रही है, हॉर्न्यूल परेशान हो जाता है और बिना कोई देरी किए अपने अंकल को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। हॉर्न्यूल का यह बिहेवियर यून और संजय दोनों को काफ़ी अजीब लगता है, जहाँ एक तरफ यून संजय को इस बारे में डांटती है कि उसने अपने भतीजे को यूँ जाने से नहीं रोका, वहीं संजय यून को यह बोलते हुए कि अब वो बड़ा हो गया है, उसे खुद का फैसला लेने आना चाहिए, गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। वहीं हॉर्न्यूल भागते भागते सेजल के पास जाती है, जो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए यह बताती है कि उसके फर्स्ट आने की वजह से वो सेकेंड आई, जिस वजह से उसकी फैमिली वालों ने कल उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जिसके बाद वो अब यह घर छोड़ के जा रही है। यून संजय के साथ वैसे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बिताना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे संजय के साथ खाने पे जाना पड़ता है। जहाँ जाते हुए वो दोनों इधर उधर की थोड़ी बातें करते हैं, जहाँ यून को संजय के बारे में ज़्यादा कुछ पता चलता है कि यह इंसान उसके सोच से ज़्यादा खतरनाक है और उसने कई सारे गलत काम किए हुए हैं। यून ने संजय से पुलिस स्टेशन वाली बात भी पूछी, जहाँ यून को वैसे तो संजय ने कुछ और बताया, लेकिन यून ने खुद में ही कुछ और समझ लिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पार्क में बैठे थे। हालांकि थोड़ी देर पहले उन लोगों ने चिकन कबाब खाया था, जिसकी एलर्जी साफ साफ संजय के चेहरे पे देखी जा सकती थी। जब यून उससे यह सवाल पूछती है कि जब उसे एलर्जी है तो वो उसके साथ क्यों खाने बैठा, तो संजय यह बोलते हुए कि वो उसको अकेला खाते नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो जानता था कि वो उसके बिना यहाँ पे खाना नहीं खाई। संजय की यह बात सुन यून के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो बिना कोई देरी की ऑइंटमेंट लेकर संजय के चेहरे पे लगाने जाती है। हालांकि यून की यह हरकत अचानक से थी, लेकिन उसके किए गई हरकत की वजह से संजय के अंदर बेचैनी बढ़ जाती है। खुद को एक लड़की के हाथों छुए जाने से पता नहीं क्यों उसे खुद में कुछ ज़्यादा घबराहट होती है। यह देख ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए वो तुरंत से यून से दूर होके फालतू की काम करने लगता है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो सके। तभी अचानक से संजय का फ़ोन बजता है और यह फ़ोन उसके भतीजे हॉर्न्यूल का था, जो कि वो सेजल के साथ है। क्योंकि सेजल अपना घर छोड़ के जाना चाहती है तो वो उसे संभलने में मदद कर रहा है। जब यून को यह सारी बातें पता चलती है तो वो अपने पिछले जीवन में खो जाती है।
सियोल से यहाँ पे आने के पीछे की यून की सबसे बड़ी वजह उसके क्लास का एक बच्चा ही था। दरअसल सियोल के जिस स्कूल में यून पढ़ा रही थी वहाँ पे उसके काफ़ी ज़्यादा चर्चे थे। वो बच्चों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी क्योंकि वो अच्छे से उन्हें पढ़ाती थी और सभी का ख्याल रखती थी। कि इसी बीच एक बच्चे के फादर को उससे थोड़ा लगाव हो गया। जब यून ने उन्हें मना किया तो भी वो नहीं माने और वो यून के लिए महंगी महंगी गिफ्ट और फ्लावर भेजने लगे। जब इसके बारे में उस बच्चे के फादर की माँ को पता चला तो वो अगले ही पल बिना कोई देरी किए स्कूल में आती है और तमाशा करते हुए यून के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। उस थप्पड़ के बाद से यून का उस स्कूल में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहले जिस स्कूल में सभी उसे आदर सम्मान और प्यार से देखते थे वहीं अब वो इस स्कूल में एक ऐसी टीचर हो गई थी जिसने अपने ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के पेरेंट्स के जीवन को बर्बाद कर दिया था। दूसरी तरफ हॉर्न्यूल सेजल का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हुए उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ सेजल से हॉर्न्यूल को यह पता चलता है कि वो अपने परिवार से बिल्कुल भी खुश नहीं क्योंकि वो उसे हर बार फर्स्ट आने के लिए परेशान करते हैं और जो कि कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि क्लास में हॉर्न्यूल फर्स्ट आता है। तो इसके लिए सेजल अपने जीवन में चल रही दुविधाओं का कारण हॉर्न्यूल को ही बताती है। वहीं जहाँ एक तरफ हॉर्न्यूल के लिए उसके पेरेंट्स ना होना दुख की बात थी वहीं सेजल के लिए उनका पेरेंट्स होना दुख की बात थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी हॉर्न्यूल सेजल का माइंड डाइवर्ट नहीं कर पाता और अंत में हॉर्न्यूल से सेजल दूर हो जाती है। जब संजय हॉर्न्यूल को कॉल करता है तो हॉर्न्यूल से यह जानकारी मिलने के बाद कि सेजल का एक बॉयफ्रेंड है और वो अपने घर छोड़ के आज जा रही है सियोल जहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी। संजय परेशान हो जाता है और वो बिना कोई देरी किए यून से यह बोलते हुए कि अब वो यहाँ से अपने घर चली जाए। वो अपने भतीजे के पास जा रहा है क्योंकि उसकी दोस्त को उसकी ज़रूरत है। यून जो कि पहले से ही यह जानती थी कि हॉर्न्यूल सेजल के पास गया है वो तुरंत से संजय के इस बात को पूरे तरीके से नकार देती है यह बोलकर कि नहीं वो ऐसे अपने बच्चों को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती है। ना चाहते हुए भी संजय को यून को अपने साथ लेने पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां हॉर्न्यूल उन्हें मिलता है। हॉर्न्यूल से यह जानने के बाद कि सेजल मेट्रो में बैठ गई है बिना कोई देरी किए यून तेजी से दौड़ती है लेकिन मेट्रो में यून के बैठते ही मेट्रो का दरवाज़ा बंद हो जाता है। यह देख यून संजय को बताती है कि उसे सेजल दिख गई है जो कि इस मेट्रो में ही किसी आदमी के साथ है। संजय यून से यह सुन बिना कोई देरी किए तेजी से मेट्रो पकड़ने के लिए दौड़ता है जो कि पहले ही वहां से निकल चुका था। यह सुनते ही हमारा मेन लीड बिना कोई देरी किए मेट्रो की तरफ भागता है जिसका दरवाज़ा बंद हो चुका था। हमारा मेन लीड जो पहले ही ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ दिखा चुका है जो नॉर्मल नहीं है वो ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए मेट्रो से ही रेस लगा लेता है। और यह जान के आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि संजय के स्पीड के सामने मेट्रो की स्पीड भी कम हो जाती है। वहीं यून मेट्रो में खड़े हुए जो कि अभी सेजल और उसके बॉयफ्रेंड को देखी जा रही थी वो यह सब रिपोर्ट हॉर्न्यूल से शेयर करती है कि तभी अचानक से सेजल की नज़र भी यून पे आती है। यह जानकर कि यून उसका पीछा कर रही है बिना कोई देरी किए सेजल तेजी में वहां से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागती है। वहीं यून सेजल को यूं भागते देख उसका पीछा करती है पर इतनी भीड़ भाड़ होने की वजह से अगले ही पल उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो लड़खड़ा के गिरने वाली होती है कि तभी अचानक हमारा हीरो जो कि संजय कुछ ज़्यादा ही पावरफुल और ऐसे अविश्वसनीय कार्य करने वाला था वो वहाँ से तेजी में आता है और बिना कोई देरी किए हमारी हीरोइन यून को पकड़ लेता है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा फिल्म और थोड़ा रोमांटिक हो जाता है कि अगले ही पल यून जो कि अभी संजय की बाहों में गिरी हुई थी उसका दिमाग की बत्ती जलती है और उसे ऐसा फील होता है कि यह सारे सीन उसके साथ पहले भी हो चुकी है और कहीं ना कहीं उसकी पिछली याददाश्त जो कुछ भी वो भूल गई थी वो उसे याद आने लगता है कि आज से पहले वो संजय से मिली है और संजय ने ठीक ऐसे ही उसको एक बार बचाया था। क्या संजय और यून के जीवन